मधुपुर उपचुनाव को लेकर सीएम सोरेन का देवघर दौरा, सभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार सीएम नीतीश ने की उच्च स्तरीय बैठक, कोरोना महामारी को लेकर की चर्चा। मीटिंग में डिप्टी सीएम तारकिशोर रहे मौजूद। हजारीबाग में छात्रों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, शिक्षण संस्थानों के बंद होने से नाराज हैं छात्र। और दलित आदिवासी बच्चों को सरकार की सौगात, चाईबासा में बनाया जाएगा मॉडल फार्मेसी कॉलेज, सरकार की सौगात का कांग्रेस ने किया स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आज एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में कोरोना से बचाव पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना पर एक्शन में सरकार, बढ़ते संक्रमण पर सीएम ने की समीक्षा बैठक। बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बैठक के बाद सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीकाकरण में तेजी लाई जाएगी। 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान। बिहार में कोरोना की लहर तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में फिलहाल स्कूल और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे। साथ ही 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति राज्य में नहीं है। करके हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। सरकारी दफ्तरों में 35% ही कर्मचारी ही आएंगे। वहीं रेस्टोरेंट और ढाबे में 25% लोगों की बैठने की अनुमति होगी। इसी तरह 50% उपस्थिति के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। इस दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विकास आयुक्त आमिर सोहवानी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, 2 तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी
तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी, तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं, और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है, एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। पटना में गुरुवार को तकरीबन 215 दिन बाद 1911 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके पहले 5 सितंबर 2020 को बिहार में एक दिन में 1975 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। राज्य में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,504 हो गई है। इस महीने के शुरू से ही रोज 200 से 250 कोरोना संक्रमित मामले आ रहे थे, लेकिन 6 अप्रैल से प्रतिदिन 500 की रफ्तार से मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 5 अप्रैल को राज्य में 935 केस मिले हैं, वहीं 6 अप्रैल को 1080 और 7 अप्रैल को 1527 और आज 1911 केस की पुष्टि हुई है। बहरहाल प्रदेश के साथ पूरे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकारें लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं और कोरोना को रोकने का प्रयास जारी है। न्यूज़ डेस्क, VIP न्यूज़। तो वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेजी पर हैं और इसी को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मारगोमुडा प्रखंड के थाना मैदान में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि अभी बाहर से कई शिकारी लोग शिकार करने आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो सब खाली हाथ वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। वो बोलते थे कि महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आज सब कुछ दोगुना हो गया है। विधायक नहीं खरीदते कर सकते हैं तो सांसद खरीदने का काम करते हैं और इन प्रकार राज्य और केंद्र की गद्दी में बैठे रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन 2019 में झारखंड की जनता ने ऐसे मुंह तोड़ जवाब लोगों को दिया है कि आज 19 सालों में सबसे मजबूत सरकार इस राज्य में खड़ी है। आज के इस तो वहीं कोल्हान क्षेत्र के दलित आदिवासी बच्चों को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है, जहां चाईबासा में राज्य का पहला मॉडल फार्मेसी कॉलेज बनाया जाएगा। सरकार के इस सौगात का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाई जा सके। जो उद्घाटन बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, तो हमारी सत्ता में आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम राज्य के अंतिम व्यक्तियों तक विकास की किरण पहुंचा पाएं और राज्य को एक विकास का मॉडल के रूप में स्थापित कर पाएं। और उस पर कोरोना जैसी त्रासदी के बाद भी महागठबंधन की सरकार पूरी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम कर रही है और इसी के तहत आज चाईबासा में जो उद्घाटन मॉडल फार्मेसी कॉलेज के रूप में उद्घाटन किया गया, यह सरकार के नई उपलब्धियों में शुमार है, क्योंकि हम इस राज्य को एक विकसित राज्य हर मामले में, शिक्षा के मामले में बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार।
तो वहीं मधुपुर उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एक और आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है और तमाम सत्ताधारी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि मधुपुर में गठबंधन की जीत होगी और चुनाव प्रचार लगातार हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस दावे कर रहे हैं और झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। वो मधुपुर तो जाएंगे लेकिन प्रसार प्रचार नहीं होगा, बस सर्किट हाउस में आराम होगा। देखिए, वो क्षेत्र जाने से पहले जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ माहौल बनाने के लिए मंत्री जी डींगे हाँक रहे हैं। क्षेत्र जाने के बाद 4-5 दिन दौरा करने के बाद अगर कोई कहे कि माँ यहाँ स्थितियाँ हमारी अनुकूल हैं और हम जीतेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ये हवाई नेता हैं और ये ज़बरदस्ती ऐसे ही माहौल बनाएंगे। ये संभवतः कहीं घूमेंगे भी नहीं, सर्किट हाउस में रहेंगे, वहीं से घूम के वापस आ जाएंगे और कहेंगे हमने प्रचार किया। तो ऐसे नेताओं की कमी नहीं झाड़। मधुपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही झारखंड सियासत मधुपुर में शिफ्ट हो गई है। तमाम दलों के बड़े नेता धीरे धीरे मधुपुर पहुंचने लगे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए खूब खून पसीना बहा रही है। क्या है मधुपुर में अभी के सियासी हालात, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मधुपुर में फतह की तैयारी। मधुपुर में शिफ्ट हुई सूबे की सियासत। उपचुनाव में दिग्गज का लगा जमावड़ा। 9 से लेकर 14 अप्रैल तक सीएम की ताबड़तोड़ सभाएं। 13 अप्रैल को तेजस्वी भी पहुंचेंगे मधुपुर। झारखंड में मधुपुर उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर जारी है। चुनाव को लेकर दोनों ओर से पार्टी और गठबंधन के दिग्गज नेता मधुपुर के मैदान में उतर चुके हैं। सत्ता पक्ष की ओर से खुद सीएम मैदान में उतर चुके हैं, वहीं विपक्ष की ओर से भी कई बड़े नेता दो हाथ करने को तैयार हैं। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मधुपुर में रैलियां करेंगे। साथ ही जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का भी कार्यक्रम तय हो चुका है। गुरुजी मधुपुर में कई चुनावी सभा करेंगे। 10 अप्रैल से राज्य सरकार के कई मंत्री भी मधुपुर में सभाएं करेंगे। पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि वो अपनी पार्टियों के दिग्गज के दम पर मधुपुर में फतह हासिल कर लेंगे। पिछली भी 2 बाई इलेक्शन में बहुत दावा करते थे। उनके नेता सपन में चलने वाले नेता हैं। वो सपनों की बात करते हैं। कोरे कागज, जिस प्रकार सादा कागज होता है उसमें उनको लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। पिछली सरकार जब गई तो पूरे राज्य के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन हमारे कांग्रेस को अपना मैंडेट दिया और अकस्मात दिग्गज नेता हाजी साहब के निधन होने के बाद वो सीट खाली हुई है। गठबंधन की उम्मीदवार हैं हफीजुल साहब और पूरे दम के साथ वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज ही हमारे अध्यक्ष प्रदेश के डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने खुद जाकर के वहाँ कांग्रेस का अपना बार रूम का उद्घाटन करेंगे और लगातार वो भी 3 दिनों तक वहाँ रहेंगे। और हमारे जितने प्रांत के नेता हैं या आसपास के देवघर के हो, दुमका के हो, साहिबगंज के, सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम लोग भी कल से वहीं पर कैंप करेंगे। तो हम राष्ट्रीय जनता दल का पूरा उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने 2 उपचुनाव, सरकार बनने के बाद 2 उपचुनाव हुए और 2 उपचुनाव में सरकार के पक्ष में फैसला आया है और इस चुनाव भी सरकार के पक्ष में फैसला आएगा, ये तय है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर यूपीए एकजुट नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में ना तो आजसू भाजपा गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है और न ही चुनाव को लेकर कोई ठोस रणनीति दिख रही है। मधुपुर को लेकर बीजेपी खेमे में गुटबाजी नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी नेता ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बीजेपी की माने तो एनडीए एकजुट है और मधुपुर में विपक्ष ही बाजी मारेगा। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार स्वयं अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है।
ये कांग्रेस के कुप्रभाव में चलने वाली अब तक की सबसे असफल सरकार है। बिना चुनाव लड़े इसने मंत्रिमंडल में लाकर पता नहीं क्या संदेश देने का प्रयास कर रही है। अब हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वहां पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और हम कोई भी चुनाव पूरे दमखम से लड़ते हैं। बहरहाल मधुपुर का सियासी मेला लग चुका है। सभी दिग्गज भी मैदान में उतर चुकी हैं और आगे अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। एक और सत्ता पक्ष है जो मजबूती के साथ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष उपचुनाव में उतनी मजबूती नहीं दिखा पा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मधुपुर के इस महासंग्राम में आखिर कौन बाजी मारेगा। सहयोगी शुभम कुमार के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने 10 मई को झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही थी, जिसके बाद अभय सिंह ने बाबूलाल पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी अब तक विपक्ष के नेता नहीं बन पाए हैं और इसी बात का उन्हें मलाल है। यही कारण है कि वो उल जुलूल बयान दे रहे हैं। पहले वे विपक्ष के नेता बन जाए, यही उनके लिए बड़ी बात होगी। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उनके ऊपर ऐसे नेता आरोप लगा रहे हैं जिनका झारखंड में कोई वजूद ही नहीं है। तो कम से कम उन नेताओं को यह सोचना चाहिए कि हम लोग किन नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से पहले उनको 100 बार सोच विचार कर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। विपक्ष के नेता नहीं बने हैं तो ये जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने से उनको बौखलाहट है। अब बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। भारत सरकार और नेपाल के बीच हाई डैम के निर्माण से जुड़े विवाद को खत्म नहीं किया जाता तब तक बिहार को बाढ़ से निजात मिले, जिसमें उत्तर बिहार में बाढ़ को लेकर बिहार सरकार ने अपनी संभावित तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के जल संसाधन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ से पहले सभी तटबंध की सुरक्षा और मरम्मत को लेकर मंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि फिलहाल बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोई स्थानीय समाधान अभी तक नहीं निकाल पाए हैं और लेकिन बिहार सरकार उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई तरह की पहल पर काम कर रही है। स्थिति जो डिस्कस हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं होती है तो ये समस्या रहेगी। लेकिन अब नया टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से अलर्ट करना, इस सब का फ़ायदा ये हुआ है कि ये बात ज़्यादा आती नहीं है कि कितने जगह हम लोग बचाए, कितने जगह हम लोग सेव किए, कितनी जगह जानकारी पहले से मिल गई तो लोग अटेंड कर लिए इंजीनियर जा कर के और चीज़ें बच गई। ऐसा सैकड़ों जगह है जहाँ जो मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग से किया जाता है और 72 घंटा पहले अर्ली वार्निंग दे दिया जाता है। खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के पीर नगरा पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक और मुखिया की उपस्थिति में किया गया, जहां कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन स्थानीय जेडीयू विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल और पंचायत की मुखिया गुलाब देवी के हाथों किया गया। वहीं इस अवसर पर 3 डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। ये बहुत हर्ष की बात है गांव वाले के लिए, खास करके बहुत दूर जाना पड़ता था। प्राथमिक स्वास्थ्य की दूरी यहाँ से कम 15 से 18 किलोमीटर पड़ती है, जो कि लोगों को जाने वहाँ काफ़ी परेशानी होती है।
और सारी व्यवस्था हम अपने स्तर से जो भी हो पाएगा, यहाँ पे 3 डॉक्टर की नियुक्ति की गई है जो अपना रोस्टर वाइज ड्यूटी करेंगे आकर के, और हमारी एनएम जो है यहीं पे रहेंगी, और खास करके प्रसव के, क्योंकि प्रसव महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। यहाँ तो कुछ नदी के पार भी पड़ता है, तो पहले हमको जानकारी नहीं थी, बाद में पता चला। हम कहें नहीं, इसका जितना जल्द हो सके हम इसका उद्घाटन करवा के माननीय विधायक जी के द्वारा, और हम प्रसव महिला को ज़्यादा कष्ट नहीं झेलें। और हमारी आप लोग भी सहयोग दीजिए, और हमारा भी पूर्ण सहयोग रहेगा ताकि हॉस्पिटल इसी तरह चले। प्रयागराज के इंजीनियर आशीष गिरी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं, जो कि चुनावी चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रैली निकालते हुए उनके मनोबल को बरकरार रखा, और आशीष गिरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर ऐसे ही लोगों का साथ बना रहा तो ग्राम सभा में विकास कार्य जारी रहेगा। आपको बता दें कि आशीष गिरी इससे पहले बीडीसी भी रह चुके हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह नवनिर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह आज मुंगेर न्यायालय पहुंचे, जहां मुंगेर कोतवाली के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत उन्हें मिली है, जिसके बाद नरेंद्र सिंह ने मुंगेर सीजेएम के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल बेल दे दी है। अरे हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट ने उचित समझा मुझको कि इनको बेल मिलना चाहिए। मुझे अग्रिम बेल हाईकोर्ट ने ग्रांट किया। फिर जो प्रक्रिया है नीचे के कोर्ट में आके, जिस कोर्ट में मुकदमा है वहाँ हम खड़े हुए, वहाँ से बेल रेगुलराइज हो गया। क्या लगता है इसमें राजनीतिक कुछ आपको फंसाने का कोई था? ब्याज से है ये मामला, तो बहुत पुराना है, राजनीति है। राजनीति के तहत ही मुझको ऐसे गलत मुकदमों में नाम डालकर बदनाम करने की साजिश की गई थी। लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे हर हाल में न्याय मिलेगा। तो वहीं रायबरेली के राजघाट की पुलिस ने एक युवक को फर्जी तरीके से पकड़कर जेल में भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि अनिल कश्यप थाना क्षेत्र से खाना देकर अपने घर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और एक अवैध देसी कट्टा लगाकर चालान काट दिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर से सभी कोर्ट को वर्चुअल मोड पर चालू करने का निर्देश दिया गया है। इसी के आलोक में बिहार शरीफ कोर्ट को भी वर्चुअल मोड में शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर न्यायालय के दोनों गेट को बंद कर दिए गए हैं। जिला जज के निर्देश पर जब सुरक्षा बलों ने वकीलों और आम लोगों को जाने से रोका, तो वकील संघ ने इसका विरोध जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वकीलों का आरोप है कि बिना किसी सूचना के कोर्ट को वर्चुअल मोड में शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर जब जिला जज से मिलने गए तो उनके साथ अमर्यादित ढंग से बर्ताव किया गया। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।